ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अपने हम पेपर डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप अच्छे से देख लेना, जो जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आज आप क्लियर कर लेना। क्लियर है? यस सर। हाँ, सबको विजिबल है? क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी जल्दी बताते जाना। वन डाउट है? बोलो। नो सर। मतलब नो मतलब डाउट है या डाउट नहीं है? नो सर। डाउट नहीं है। डाउट नहीं है, ठीक है। जिसका डाउट है उसको पूछना है ना, ये नहीं सोचना बाकी लोग नहीं पूछ रहे, आपको खुद पूछना है। क्वेश्चन नंबर 52, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था क्या? ऐसा कुछ डायरेक्ट टाइप दिख रहा है, कुछ क्या किया है इसमें आप लोगों ने? सर नो। नो रियल सॉल्यूशन, क्यों? क्योंकि सर इसमें अगर हम 2 पुट करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। हाँ देखो, कैंसिल हो रही है, दोनों तो सेम है। यहाँ से आपके पास आ रहा है x इक्वल टू 2, बट x इक्वल टू 2 डोमेन में है क्या? नहीं ना। नो सर। तो x की वैल्यू 2 हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसलिए इसका क्या आएगा? नो सॉल्यूशन आएगा। फंडामेंटल लॉजिकल क्वेश्चन था, दिखने में बहुत आसान दिख रहा था, लेकिन इसमें बहुत सी बार बच्चे गलती कर देते हैं। इसका वन रियल सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 टिक करके आ जाते हैं, या फिर 2 सॉल्यूशन नन ऑफ दिस टिक कर देते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखो ये तो कैंसिल हो रहा है, सेम टर्म है। यहाँ से क्या आ रहा है? x इक्वल टू 2, लेकिन x इक्वल टू 2 मेरे डोमेन में नहीं है, इसलिए ये मेरा फंक्शन का क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 53 बोलो। नो सर। 53 भी आसान था। डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, जल्दबाजी में बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 को उधर भेजना, एलसीएम लेना, फैक्टराइज करना। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था इनइक्वालिटी का। तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है सारे फंडामेंटल बेस्ड थे। ये क्वेश्चन अब आपसे होने चाहिए एग्जाम में, है ना। एलसीएम लेके क्या करोगे? फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करने के बाद क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे, फिर प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव रीजन ले लेंगे। तो इनइक्वालिटी का बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन। तो ये तीनों क्वेश्चन डुएबल थे। अगर आपने एग्जाम में नहीं किए तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। चलो 54 भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था। आपको बहुत बार मैंने सिखाया है 1 प्लस cos 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर। वेरी गुड। 1 प्लस cos 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x। इसी चीज का बस यहाँ पे यूज करना है। 2 कॉमन लोगे, क्या बनेगा? 1 प्लस cos 8 थीटा, तो क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। फिर cos स्क्वायर बाहर बन क्या आएगा? cos थीटा बन के बाहर आएगा। अब यहाँ पे अपने को थीटा के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो फिलहाल अपन मॉड को पॉजिटिव ही मान के सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ये हो गया या डाउट है? सो हो गया। नेक्स्ट। एक सेकेंड। ये वाला 55 हो गया था। हो गया सर। सर हो हो गया। गया। ये भी क्वेश्चन था। ए पॉजिटिव है, अपर पैराबोला, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। रूट्स निकाल लोगे आसानी से, ये भी हो जाएगा। देखो आप देख पा रहे हो मेजर टेस्ट में कितना बैकग्राउंड नहीं जा रहा है। मेजर टेस्ट में इस बार जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे सारे अच्छे थे, ये करने लायक क्वेश्चन थे। ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन डुएबल थे। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नो सर। हो गया? सर हो गया था। यस सर सर हो हो गया। गया। ये सर हो गया था। 57 डाउट है या हो गया था? सर नहीं हुआ। सर नहीं हुआ। तो करा दो इसको। साइन ऑफ सम एंगल एंड कॉस ऑफ सम एंगल आर इक्वल। ये जो एंगल है और ये एंगल सेम है। यस ठीक है, सर। उसी एंगल पे साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू क्या आ रही? सेम आ रही है। तो साइन और कॉस सेम है और आपको पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। अब तो थोड़े दिन पहले ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको बताया था, बहुत स्टैंडर्ड है। पता है इसको लिखने का तरीका क्या था? इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला? सर 10 पाई बाय 4 माइनस अल्फा। वेरी
tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस अल्फा याद आ रहा है? मैंने कहा था इसको याद रख लेना। बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आदर्श, आदर्श है क्लास में? यस सर। समझ में आया? देखो कैसे यूज हो रही ट्रिग्नोमेट्री। अब ये याद करना पड़ेगा कि 1 माइनस tan अल्फा अपन 1 प्लस tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाय 4 माइनस अल्फा। याद है? सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब मुझे ये अगर इसका अगर यूज हो रहा, अगर ये पता चल जाए तो काम हो जाए। अच्छा, इसके बारे में कुछ बता सकते हो? tan और cos का कौन से एंगल पे इक्वल होते हैं? sin और cos। 45 degree. Sir, 45 45. तो एक अगर 45 से इक्वेट करके देखें कि sin और cos कौन कहाँ पे इक्वल होते हैं? 45 पे। ये अल्फा उधर चला जाएगा तो पाई बाय 4 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा। तो ये आपका क्या था? थीटा। ओके सर, देखो आपके सामने ही है। देख लो कुछ टफ था क्या इस क्वेश्चन में? साइन और कॉस इक्वल कहाँ पे होते हैं? दोनों सेम एंगल है। साइन और कॉस इक्वल कहाँ पे होते हैं? 45 पे। तो 45 से इक्वेट करते हैं और ये चीज ठीक है एक्चुअली पाई बाय 4 माइनस अल्फा थी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे sir. Yes, Sir, sir. आ गया. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी छोड़ने लायक नहीं था। आप ध्यान रखा करो, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। क्वेश्चन 58 सर सर, एक बार नहीं हुआ। दोबारा से रिपीट कर दो। कौन सा? 57। यस सर। ठीक है, सबसे पहले देखो हमको क्या दिया हुआ था? हमको ये दिया हुआ था कि साइन और कॉस किसी सेम एंगल पे इक्वल है। एक सेकेंड, सॉरी डिलीट हो गया पूरा ही। एक सेकेंड, हाँ चलो वापिस आ गया। देखो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ था कि साइन और कॉस किसी एक एंगल पे इक्वल गिवन है। और मुझे पता है कि साइन और कॉस इक्वल कहाँ पे होता है? 45 डिग्री, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इक्वल होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में इक्वल होगा। पाई प्लस 45। तो मैंने एक बार 45 से इक्वेट करके देख लिया कि साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा एंड कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा ये दोनों इक्वल है। तो देखो साइन और कॉस के अंदर एंगल सेम है। साइन और कॉस की चीज इक्वल आपस में कब होती है? जब एंगल 45 डिग्री हो। तो इसको मैंने 45 से इक्वेट कर दिया। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? पाई बाय 4 माइनस अल्फा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई। दूसरा एक्सप्रेशन ये 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा, ये बहुत स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। इसको चाहो तो आप ऐसे सोच सकते हो। ये कैसे डिराइव हुआ है? 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा को लिखने का एक और तरीका क्या है? 1 को लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 पे वैल्यू 1 होती है अपॉन Yes, sir. 1 प्लस यहाँ पे 1 इंटू tan अल्फा लिख सकता हूँ। इसको मैं tan पाई बाय 4 इंटू tan अल्फा लिख सकता हूँ। ये tan पाई बाय 4 की वैल्यू Yes, कितनी होती है? 1। 45 डिग्री पे tan वैल्यू होता है। अब देखो ये क्या हो गया? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये बेसिकली क्या होता है? tan ऑफ a माइनस b। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन को आप ये लिख सकते हो। ये स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो याद करना है। तो यहाँ पे 1 माइनस tan अल्फा को ये लिख सकते हैं। अब अभी मैंने ऑलरेडी निकाला था कि ये जो एंगल सेम है ये किसके बराबर है? पाई बाय 4। तो यहाँ से अल्फा उधर चला गया तो पाई बाय 4 माइनस अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? थीटा के बराबर। तो यहाँ से पाई बाय 4 माइनस अल्फा की जगह क्या रख दिया? थीटा रख दिया। तो आपका आंसर क्या आ गया? tan थीटा। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट 58 देख लो। विजिबल है आप लोगों को 58? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Alpha and beta are the roots of this. One Yes, sir. this and this are in AP. This is in R in HP. Then इस expression की वैल्यू निकालो। ये बेसिकली ये तो क्वाड्रेटिक के समिक्स, लेकिन AP GP भी इसमें आ गया। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करोगे जल्दी बताओ। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, रूट्स गिवन है, तो सब हम क्या पहले करते हैं? इस एक्सप्रेशन को कैसे यूज करें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, रूट्स पता है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अरे हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो मैं लिख के रख लेता हूँ, कभी काम आ गया। क्योंकि मान लो इसके अलावा फिलहाल तो मैं कुछ कर ही सकता। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, कोएफिशिएंट दिए हो और रूट्स के बारे में बोला, तो एटलीस्ट मैं ये लिख लेता हूँ कि सम ऑफ द रूट की वैल्यू ये है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू ये है। अब अगला एक्सप्रेशन के बारे में सोचते हैं। अगला एक्सप्रेशन के बारे में क्या बोला है? इफ दिस
आर इन एपी। अब कोई 3 नंबर अगर एपी में होते तो आप क्या करते हो जनरली, बताओ? एबीसी अगर एपी में तो हम क्या करते हैं? 2B is equal to A to C. वेरी गुड, ये हमेशा सब लोग ध्यान रखना। जब भी आपको बोला गया है कि दिस ए बी सी आर इन एपी, तो ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी, यही जनरली यही काम है। तो ट्वाइस ऑफ मिडिल नंबर, ट्वाइस ऑफ मिडिल नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। ये बात समझ में आ रही है? Yes. इसके अलावा और क्या यूज करोगे? अगर एबीसी एपी में है तो यही एक्सप्रेशन तो यूज करेंगे कि ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी, है ना? Yes, sir. अब आपको यहाँ से दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की जगह क्या रखें? बोलो। सर माइनस बी बाय Minus B by A. अपने आप चीजें अपने आप दिखती जाएगी। एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे ना, चीजें अपने आप आपको उस डायरेक्शन में हमेशा ले जाएगी। और देख के छोड़ दोगे तो कभी आगे नहीं पहुंच पाओगे। अभी जिसने इसको देख के छोड़ दिया होगा तो उसका तो अटक गया होगा, क्वेश्चन होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने एक एक लाइन को पढ़ा कि चलो इस लाइन से मैं ये लिख सकता हूँ, इस लाइन से मैं ये लिख सकता हूँ, अब ये देखो सीख रहे हो, अगली बार आप ध्यान रहेगा आपके दिमाग में। अगर आज ये डिस्कशन हो रहा है तो आपको सीखने को मिल रहा है कि अगली बार मुझे ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं छोड़ना। और अगर ऐसा आता है कि 3 नंबर एपी में, तो मैं ये चीज यूज कर सकता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। मान लो कुछ सिंप्लीफाई करना है, इसको उधर भेजा, इसको उधर भेजा, तो मान लो इसको उधर भेज दिया तो सी प्लस 2b बाई ए इक्वल टू -1। फिलहाल अब इसको लिख के रख लेते हैं, ये एक्सप्रेशन आई है पहला कि एक रिलेशन मेरे पास ये आता है। अगला पढ़ते हैं, अगला क्या गिवन है? बोलो अगले के बारे में क्या बोला गया? ये 3 नंबर एचपी में थे, इनको कैसे डील करें, कौन बताएगा? सर इसका जो इनवर्स होगा वो एपी में होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये काम कर सकते हो। एचपी में ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, उसको एपी में कन्वर्ट कर दो। अल्फा 2 और बीटा अगर आपका एचपी में है तो 1 बाय अल्फा, 1 बाय 2 और 1 बाय बीटा किस में होगा? AP. AP में. अब वापिस से अगर 3 नंबर एपी में, तो वही कॉन्सेप्ट, ट्वाइस ऑफ मिडिल नंबर इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। 2b इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी अप्लाई कर दी तो 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। यहाँ से तो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो कि माइनस बी बाई ए, ये हो जाएगा सी बाई ए, तो b इक्वल टू माइनस सी या फिर c इक्वल टू माइनस। ये सेकेंड एक्सप्रेशन। अब जो पूछा है वो तो आसानी से निकल जाएगा। देखो आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, जब भी आपके एक्सप्रेशन में क्या दिया हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट करना आता है? बोलो। Yes, sir. सिखा रखा है। अब देखो जो पूछा गया उसके बारे में ध्यान से देखो, क्या पूछा गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर दोगे, बोलो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या रख दोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट अप कर देना और इन दो इक्वेशन का यूज कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। कर लोगे ट्राई? Yes, sir. ठीक है। Yes. देखो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप ना कर सकते हो। फर्स्ट से क्या लिखा? रिलेशन, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सेकंड से एपी का सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, और वापिस से एपी का बस मैनिपुलेशंस किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डूएबल है, अगेन ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 59 बताओ। सर हो गया था। सर हो गया। ये तो फंडामेंटल है कि लॉग अगर ऐड हो रहे हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट। और लॉग Yes. की वैल्यू कहाँ पे होती है? लॉग की वैल्यू 0 होती है 1 पे। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा, पहले तो मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले तो क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, ई को उधर भेज दोगे, x इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? e की पावर 0 दैट इज 1। तो अब ये ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जेई में नहीं आते हैं, जेई में भी इजी लेवल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बस आपको करना आना चाहिए और अब टाइम देना है। बहुत सारे बच्चों ने तो, मैंने पता करा कि किसी ने पूरा टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री में दे दिया, मैथ्स में टाइम ही नहीं दिया। बल्कि मैथ्स का पेपर भी डूएबल था, अगर आप प्रॉपर टाइम देते तो मैथ्स का पेपर आसान से कर सकते। चलो अगला क्वेश्चन, अगला एक वापस ट्रिग्नोमेट्रिक का एक और क्वेश्चन आया। देखो ध्यान से, अब ये पेपर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता अगर अच्छे से पेपर देते। वापस यहाँ पे देखो ध्यान से क्या दिया गया, आप बता सकते हो क्या चीज है? इसको देख के बताओ क्या क्या यहाँ से इंटरप्रेट करें।
बोलो, हेलो, आवाज आ रही है? Yes. यस सर। तो बताओ, अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था सेम चीज तो है, वापस बताओ यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सर पाई कॉस थीटा बराबर पाई साइन थीटा होगा, वो 45 डिग्री के इक्वल होगा। हाँ, कर सकते हो। यहाँ पे देखो साइन और कॉस, अच्छा यहाँ पे एंगल अलग अलग है, एंगल क्या है, अलग अलग। यस सर। तो मुझे बताओ साइन थीटा, साइन और कॉस अगर दो एंगल पे इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो हम कुछ बोल सकते हैं क्या? क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? अच्छा पिछले क्वेश्चन में तो एंगल इक्वल था, इस बार एंगल इक्वल नहीं है, हाँ अलग अलग एंगल है। साइन और कॉस की वैल्यू सेम आ रही है किसी अलग अलग, दो अलग अलग एंगल पे, अल्फा और बीटा पे। तो इन एंगल के बारे में हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? जैसे मान लो कोई वैल्यू ले लो, मान लो √3/2। √3/2 कहाँ पे आता है? साइन 60 कॉस 30 पे। Yes, sir. यस सर। 1/2 कहाँ पे आता है? साइन 30 कॉस 60 पे। तो बेसिकली इतना तो बोल सकते हैं कि एक केस तो ये भी बन सकता है कि दोनों एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री हो। यस है ना? यस और Yes, आप sir. चाहो तो और भी सोच सकते हो, कन्वर्ट कर दो। एक दो बच्चे बोले सर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस है, जैसे अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट नहीं करते तो फिर एंगल को कंपेयर कर लो। जैसे यहाँ पे कॉस है तो कॉस को साइन में बदल सकते हो, यहाँ पे तो साइन ऐसा कैसा रहने दो फिलहाल के लिए। इस कॉस को साइन में कैसे बदलेंगे? कॉस थीटा को साइन थीटा में बदलने का तरीका जल्दी बताओ। 90 माइनस। वेरी गुड। 90 माइनस। आप क्या कर सकते हो, साइन ऑफ 90 थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? Yes, कॉम्प्लीमेंट्री sir. तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ताकि दोनों तरफ साइन हो गया। अब एंगल को या तो डायरेक्टली कंपेयर करो या फिर आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती थी? या अगर कभी भी ऐसा दिया साइन x इक्वल टू साइन वाई, इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते थे? x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 1, ये जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन खैर सिलेबस से आपकी डिलीट हो गई है, लेकिन ये फंडामेंटल है। अगर मान लो दो साइन आपस में इक्वल होता है, x को लिखने का तरीका क्या होता है? n पाई प्लस -1 की पावर n। फिलहाल अगर अपन डायरेक्ट इक्वेट करके देखें, पाई कॉस थीटा, दोनों एंगल को अगर आपस में इक्वेट करते हैं, यहाँ पे देखो क्या सिंपल बनेगा, ये उधर चला जाएगा, पाई कॉमन, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई कॉमन ले लोगे, इक्वल टू पाई/2, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1/2। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन आसान था वैसे। अब साइन 2 थीटा को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये भी फॉर्मूला बताया था, साइन 2 थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में कैसे, ये भी ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में करवाया था अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इस एक्सप्रेशन को इसके टर्म्स में कैसे लिखेंगे, इनको आपस में कैसे रिलेट करते हो? बहुत स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, जल्दी बताओ। सर Sin theta plus cos sin theta plus sin 2 theta. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बोलो 1 plus Yes, sin sir. 2 theta. 1 plus sin 2 theta। ये कितना बनता है? 1 प्लस साइन। ये अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लास्ट लेक्चर में आपको सब चीजें बताई थी बच्चों, मैंने कहा था ये कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर पहले याद नहीं है तो अभी याद कर लेना, ठीक है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, क्लियर है? अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली? 1/2। ये कितना आ जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा ही निकालना था आपको। क्लियर हो गया? Yes. यस सर। Yes, sir. तो बेसिकली मैंने कुछ किया नहीं है नया, मैंने क्या करा, ये या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों साइन और कॉस इक्वल करोगे तो दोनों एंगल का सम पाई/2 हो, तो दोनों को सम पाई/2 से इक्वेट करोगे तो वहां से आपके पास क्या आ रहा है?
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मदद से साइन 2 थीटा निकालना था, तो या तो आइडेंटिटी अप्लाई कर दो या फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो भी काम हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो देखो ये सारे जो क्वेश्चन है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है और कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। सर हाँ बताओ। सर जो पिछला वाला क्वेश्चन था सर, उसमें सर एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, वहाँ पे सर दो सॉल्यूशन दे रखे हैं। हाँ, दो इसलिए दे रखी क्योंकि अब वो स्क्वायरिंग में करोगे ना, बस स्क्वायरिंग में प्लस माइनस दोनों चलेगा। ठीक है, माइनस भी पुटअप करोगे तो भी आंसर आता है। हाँ, तो एक्चुअली अपन ने क्या करा, अपन ने डायरेक्टली एंगल इक्वेट कर दिया कि साइन, दो साइन के एंगल इक्वल कब होंगे, या तो दोनों एंगल को इक्वेट थीटा इक्वल टू थीटा एक्स इक्वल टू वाई कर दिया, या फिर इक्वल कब हो सकते हैं जब एक्स इक्वल टू पाई माइनस एक्स। सेकंड क्वार्टर में भी दो साइन की वैल्यू इक्वल होती है, तो उन्होंने सेकंड एंगल यस सर। माइनस किया था। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो अच्छे से, एक बार और समझ लो कि अगर मैंने बोला है कि साइन थीटा इक्वल टू मान लो साइन एक्स, दो एंगल आपस में इक्वल है, तो ये इक्वल यहां से दो तीन चीजें बोल सकते हैं, या तो थीटा और एक्स डायरेक्टली आपस में इक्वल हो जाए, या फिर आप यहाँ पे साइन एक्स को हम वापस क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से थीटा को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस एक्स, है ना? तो Yes. Yes, sir. या तो थीटा एक्स के बराबर हो जाए या तो थीटा पाई माइनस एक्स के बराबर हो जाए, तो वहां से माइनस वाला सोल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी स्क्वायरिंग कर रहे हैं इसलिए प्लस माइनस दो सोल्यूशन लिखेंगे। अच्छा 61 में बताओ वन रूट कॉमन रूट की कंडीशन क्या सिखाई थी? सर पहले अल्फा पुट कर देंगे और सर एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट। हाँ, याद आ रहा है कॉमन रूट वाले क्वेश्चन में दो ही तरीके बताए थे कि वन रूट कॉमन में या तो एक इक्वेशन पूरी तरह से गिवन हो, अगर एक इक्वेशन तरह से गिवन हो कोई भी अननोन ना, तो उसके दोनों रूट निकाल के सेटिस्फाई कर दो, और दोनों इक्वेशन में अननोन हो तो आपको मैंने सिखाया था क्लास में, सेम मतलब क्वेश्चन तरीका वही रहेगा। तरीका एक ही है, जब भी वन रूट कॉमन कंडीशन है, दोनों इक्वेशन गिवन हो, तो लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, अल्फा को कॉमन रूट अज्यूम कर लो। अब अल्फा अगर इसका कॉमन रूट दोनों को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। Correct. सर करेगा। यही तो सिखाया था क्लास में आप लोगों को। अल्फा अगर कॉमन रूट दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा रख दिया अंदर। अल्फा रखने के बाद अब क्या करते थे, याद करो अगली स्टेप में क्या करते थे, बताओ। अल्फा स्क्वायर से एलिमिनेट। स्क्वायर को एलिमिनेट, वेरी गुड, याद आ गया। कैंसिल आउट। हाँ, अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करके अल्फा निकालोगे, तो यहाँ से मान लो आप अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर रहे हो, तो सब्सट्रैक्ट करो तो पता करो अल्फा कितना है, को पता ना, करो ट्राई, सब लोग करो, चलो बैठे मत रहो। अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करके अल्फा निकालो, फिर वो अल्फा की वैल्यू वापस किसी एक इक्वेशन में रख के बी निकालो। सब लोग ट्राई करेंगे, अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करो, अल्फा पता करो, और अल्फा की वैल्यू वापस किसी एक इक्वेशन में रख के बी निकालो। इसको सब्सट्रैक्ट करके अल्फा पता करो कितना आ रहा है। B plus 1 over B minus. बताओ मत, बताओ मत, सब लोग ट्राई करो खुद से। अब जो ये जो अल्फा है ये किसी एक इक्वेशन में रख देना, मान लो सेकंड इक्वेशन में ये अल्फा इसके अंदर रखो, वो फाइनली बताओ बी की वैल्यू क्या आ रही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम लेवल का था, लेकिन आप लोगों को उसको करना चाहिए था क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास में ऑलरेडी सिखा रखा है। तरीका यही रहता है वन रूट कॉमन कंडीशन वाले, बताया था मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब करवाया था। कर रहे ट्राई? यस सर।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन विजिबल नहीं है, रुको वापस कर, सर विजिबल है। सर अब ठीक है। अब दिख रही है? जी बोल रहे हैं। एक मिनट वापस मैं शेयर करूँ, 2 मिनट। करो ट्राई जल्दी से। अल्फा की वैल्यू b+1/b-1 आ रही थी। यस सर यही आ रही है। यस सर ये आ रही है। यस हाँ, सर इसमें यही आ रही है। इसमें पुटअप करो जल्दी Yes, से sir. और सॉल्व करो। इसके फैक्टर बनाओ और देखो क्या क्या रूट्स आ रहे हैं। एलसीएम लिया है मैंने। देखो फाइनल इक्वेशन ये आ रही है क्या, देखो अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। बोलो। सर यही आ रही है। यस सर। अब यहाँ से देखो b² के टर्म तो अपना कैंसिल हो गए, b³ + 3b = 0, b कॉमन। अब एक या तो b या तो ये वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा या फिर वो वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा। अगर इसको 0 के बराबर करोगे तो b² = -3, यहाँ से b कितना आएगा ±√(-3). ±√(-3) का मतलब क्या होता है, √3 आयोटा। प्लस आयोटा। यस सर। यस सर। तो फिर इतना टाइम कैसे लग गया आप लोगों को, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। सर आ गया। अब देखो ये पेपर में ये क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए था, मतलब ये सब क्वेश्चन डुएबल है, ये ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। इस पेपर को घर पे जाके रीअटेम्प्ट वापस किया होता तो बहुत कुछ सीखने को मिलता। फंडामेंटल था, लेकिन बहुत चीजें फंडामेंटल कभी कभी गलती करवा देती है। फंडामेंटल फॉर्मूले, फंडामेंटल कैलकुलेशन, इसलिए अच्छा पेपर था, काफी अच्छा पेपर था। ये बाद में भी कभी भी प्रैक्टिस जरूर करना 1-2 महीने बाद, ताकि आपके फंडामेंटल अच्छे से रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन 62 सर हो गया था। हो गया। सर हो गया था। हो गया था। 63 सर 63 63 ये भी हो गया था सर। तो हो गया। वो क्या था, डाउट है नो किसी को? सर हो डाउट गया तो था। पूछ लो, ठीक है, किसी को हो तो उसको पूछ लेना है। 64 सर ये बता दो। 64 ये बता दो। अब 64 को करने के, अब देखो यहाँ पे आपको tan इनवर्स में एक सीरीज गिवन है। अब या तो वो फॉर्मूला क्रिएट करो आप, क्या फॉर्मूला तो याद है, कौन सा फॉर्मूला क्रिएट होता है? इनवर्स से -3 हाँ, इस वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला चलता है ये तो पता होना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले वो चैप्टर किया अपन ने, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। बताओ कौन सा फॉर्मूला चलता है इससे? सर tan इनवर्स इंटू tan x इनवर्स माइनस
हाँ, चलो ध्यान से देखना है। ये जो क्वेश्चन था, इस जब भी जनरली हमारे पास समेशन ऑफ टेन इनवर्स वाला आते हैं, जब भी टेन इनवर्स में सीरीज रहती है, हम कोशिश करते हैं ये क्रिएट करने की, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर ये क्रिएट हो जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। क्लास में बताया था समेशन सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, बस वही था। अब या तो आप जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म निकालने के बाद इसमें कन्वर्ट करो, फिर समेशन अप्लाई करो, या फिर अगर डायरेक्ट हो रहा हो तो डायरेक्ट करने की कोशिश करो। दोनों तरीके सही है अपने आप में। आप चाहो तो यहीं पे स्प्लिट भी कर सकते हो या फिर जनरल टर्म लिख के भी स्प्लिट कर सकते हो। एक बार देख लो किससे ज्यादा फायदा हो रहा है। इसको मैं वापस रीराइट कर रहा हूँ। सबसे पहला वाला टर्म क्या मेरे पास, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको कैसे ब्रेक करोगे, करो ब्रेक। चलो इसको इस टर्म में ब्रेक करने की कोशिश करो और फिर इसको ऐसे लिखो। चलो अब ट्राई करो एक बार सब लोग। इस एक्सप्रेशन में लिखो और फिर उस एक्सप्रेशन को इसमें तोड़ो और फिर देखो टर्म्स कैंसिल हो रही है क्या। अब कोशिश करो, अब हिंट दे दी मैंने तो। हेलो, कर रहे हो ट्राई? Yes, sir. यस ठीक है, करो सब लोग। करना, बैठे मत रहना और वेट मत करना कि दूसरे सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे। खुद से ट्राई करो और देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है। चलो मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आराम से ट्राई करो। हो गया? चलो सबसे पहले पहले वाले में बताओ क्या करें। सर ऊपर x प्लस 1 माइनस एक्स लिख देते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, बाकी सब लोग समझो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले 1 क्रिएट करा दो क्योंकि 1 तो चाहिए ही, तो 1 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो बची हुई टर्म्स क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे हमको 2 का प्रोडक्ट क्रिएट करना रहता है तो इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। इसके फैक्टर बन सकते हैं, Yes, sir. इसके फैक्टर देखो 1 ऑलरेडी पहले 1 लिख दिया और बचे हुए के 2 फैक्टर बना दिए x इंटू एक्स प्लस। स्टेप बाय स्टेप जाओ, गलती नहीं होगी। अब इनका डिफरेंस अगर ऊपर क्रिएट हो जाए तो काम बन जाए, और इनका डिफरेंस ऊपर है ऑलरेडी। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 माइनस एक्स। 1 को लिखने का तरीका क्या है, x प्लस 1 माइनस एक्स। बेसिकली मैंने ये क्रिएट कर दिया जो चाहिए था, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्रिएट कर दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई। आप लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो अभी, एनीवन। तो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। तो ये पहला एक्सप्रेशन आपका याद। पहले 1 को अलग किया, बची हुई 2 टर्म को फैक्टराइज करे और उनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दिया, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया। इस एक्सप्रेशन को क्या लिख दिया, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। अब वापस से अगले वाले की कोशिश करते हैं कि सेम तरीके से अगर अगले वाला का भी काम हो जाए तो काम हो जाए। 1 को चाहिए तो 1 को अलग लिखी, तो 3 में से 1 हटा दिया, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है ना। Yes, sir. Yes, sir.
क्या इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं? इसके फैक्टर क्या होंगे? x plus 1 और x वन plus 2. x प्लस टू। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर क्या बनेंगे? x प्लस 1 x प्लस 2। Yes, sir. देखो अपने आप चीजें अपने आप बनती है। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन को एक बार स्टार्ट करा करो, चीजें अपने आप डायरेक्शन में आपको ले जाएगा। अगर देखते से छोड़ोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो खुद को कमजोर मत समझो, सबसे बड़ी चीज तो यही है। या आपने क्या करा, वापिस से वो लिख दिया, तो ये वही क्रिएट हो गया। इसको क्या लिख दूंगा? tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1। समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। सेम काम अगला इसमें होगा, वापिस अगला एक्सप्रेशन भी वैसे ही कुछ बनेगा। वन अलग कर लो सबसे पहले, जो बचा हुआ फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो प्लस 4 x प्लस 2 x प्लस 3, नहीं ये क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो क्या क्या बनेगा? सर x+1 और x+4 बन रहा है। अच्छा अच्छा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं फैक्टर बन रहे कि नहीं बन रहे। देखो यहाँ पे क्या, वन अगर वन अलग निकाल लोगे आपके पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, सॉरी 5x प्लस 4 है ना। इसमें से वन अलग कर लोगे तो ये बचेगा। Yes, sir. अब इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, Yes, sir. सर। Yes, sir. लेकिन इनका डिफरेंस तो 3 आएगा, लेकिन ऊपर तो 3 है ही नहीं। अब क्या करें बोलो? ऊपर तो 3 है ही नहीं, इनका डिफरेंस तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ऊपर तो 1 है। अब इनका डिफरेंस अगर मैं लूंगा दिस माइनस दिस तो 3 आएगा, ऊपर तो 1 है। कैसे क्रिएट करें? सर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, चलो ठीक है करके देख लेते हैं। आप बोल रहे हो तो अगर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो इससे फायदा होगा कि नहीं होगा? चाहिए। अरे माइक कैसा हो, इतना साउंड कैसे आ जाता है आपको? किसका साउंड आ रहा है? 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे उससे फायदा हुआ कि नहीं होगा चेक करना पड़ेगा। नीचे से फिर मान लो अगर आप अलग अलग भी करोगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 15 बन जाएगा, और 15 में से 1 अलग करोगे तो 14 बचेगा। क्या इससे फायदा हो रहा है? पर बताओ। इससे फायदा दिखता तो नहीं है, और सोचो। तो जो x प्लस 4 है उसमें जो 4 को 2 प्लस 2 में लिख सकते हैं क्या? उससे क्या होगा? 2 प्लस 2 करोगे तो उससे आपके बहुत ज्यादा फैक्टर बनेंगे। थोड़ा और सोचो, और क्या कर सकते हैं? टर्म सेम आनी चाहिए, सेम क्यों नहीं है? सब कैंसिल होके 2 ही टर्म बचनी चाहिए। कहीं गलती तो नहीं कही अपन ने? एक बार चेक कर लेना। जीरो क्यों पुट अप कर दें? अच्छा y ऑफ 0 निकालना इसलिए नहीं, फिर भी वो तो आप पुट अप कर सकते हो, जीरो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई क्यों नहीं हो रहा है? इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि टर्म्स सिमेट्रिकल बननी चाहिए थी ताकि एक के बाद एक कैंसिल होती जाए। यहाँ पे कैंसिल क्यों नहीं हो पा रही है? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, इसमें प्लस 1 माइनस 1 करोगे तो या फिर वही बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के दो फैक्टर क्या बनेंगे? अच्छा इसके बाद अगली इक्वेशन क्या आएगी? को बताना, इसके बाद वाली क्या आएगी बताओ?
टेन इनवर्स एक्स 1/x² + 7x + 7। हाँ, इसमें से भी अगर मैं अलग करूंगा 1 को तो ये बचेगा, और इसके फैक्टर क्या बनेंगे? x + 1 x + 6 है ना? Yes, sir. यस सर। यहाँ तो डिफरेंस आपका 1 का आ रहा था तो दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन इधर बाकी टर्म्स में डिफरेंस 1 का नहीं आ पा रहा है, या तो 1 का डिफरेंस क्रिएट कैसे करेंगे वो सोचना है। दूसरा, अपन को y ऑफ 0 पूछा है, अगर डायरेक्टली 0 पुट अप करके देखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या? 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ऑड नंबर्स बचेंगे, है ना? बोलो। यस सर। उससे आंसर आ रहा है। इसको पॉज रखते हैं, यहाँ पे कहाँ गड़बड़ हुई सोचते हैं, तब तक अपन ये सोचते हैं कि अगर 0 रख देंगे, 0 रखने पे क्या हो रहा है? अगर आप x की जगह, क्योंकि आपको y ऑफ 0 पूछा है, तो क्या क्या बनेगा आपके पास? tan इनवर्स 1/1, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 एंड सो ऑन अप टिल 2n टर्म्स। इसका चाहो तो जनरल टर्म निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, इसका जनरल टर्म निकालना आसान है, बोलो। यस सर। जनरल टर्म निकाल के देखो, ऑड टर्म से ना, ऑड टर्म का जनरल टर्म तो निकाल ही सकते हो, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो एपी a + n - 1 × t, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2n। 1/2n - 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 2n है, तो मैं 2n ले रहा हूँ, ठीक है? तो ये हो जाएगा 4n - 2। एक बार रख रख के देखो, n को 1 रखने पे n को 0 रखने, देखो यहाँ पे अटक क्यों रहा है, गलत गलती कहाँ गलती कर रहा है, चेक करना। यहाँ पे सीरीज क्या बन रही है? 1 3 5 7 एंड सो ऑन, यही बन रही है ना? यस सर। एक बार देखो आप, 1 Yes, sir. 3 7 यही बनती जाएगी, ठीक है, अप टू 2n टर्म से। इसकी जनरल टर्म पता करो कितनी है, जनरल टर्म में दिक्कत क्यों आ गई है? तो 5, हाँ सही सर है। वहाँ पे सर 2 सर, अगर हमें सर n टर्म निकालने तो सर n रखते हैं। एन टर्म तो अपन वो फॉर्मूला पे रख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स 2n है ना मेरे पास, तो 2n टर्म्स है ना टोटल। फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 3 सर वो फिर और ये 5। 2n टर्म आ जाएगी ना। हाँ, तो 2n टर्म आ जाएगी। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि इसकी वो वाली n टर्म पता कर लें, a यस + सर। n - 1 × d हो जाएगा 1 + 2n - 2। जनरल टर्म समेशन अपन 2n तक अप्लाई कर देंगे, हाँ ये कर सकते हैं। समेशन n तक अप्लाई नहीं करेंगे, कहाँ तक कर देंगे? 2n तक। तो इसको क्या लिख सकते हैं? समेशन tan इनवर्स 1/2n - 1, n गोइंग फ्रॉम, n कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से लेके कहाँ तक? 2n तक। समेशन निकाली nth टर्म ही, लेकिन समेशन कहाँ तक अप्लाई करते हैं? 2n तक। अब देखो n को 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखने पे 3 आ जाएगा, 3 रखने पे 5 आ जाएगा, 4 रखने पे 7 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो मैं t2n निकाल रहा था पहले, उससे फायदा नहीं होता, अब tn निकाल के n को यहाँ तक कर। अब एक बार इसको अपन अगर ब्रेक करने की कोशिश करें उसी में कि 1 + 2 के फैक्टर क्रिएट हो जाए, अगर अपना काम बन जाए ऐसा कुछ, ऊपर डिफरेंस होगा, फिर अलग अलग करके ऐड करो और फिर पता करो कितना आ रहा है। इससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो।
या तो फिर ये क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इसके फैक्टर ब्रेक होने चाहिए थे। जनरली क्या होता है, जैसे कौन किसके साथ कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से, ये पहला वाला टर्म 2 छोड़ के कैंसिल हो रहा है ना, फिर ये वाला टर्म इसके 2 छोड़ के कैंसिल होगा, फिर ये वाला टर्म उसके 2 छोड़ के कैंसिल होगा, ऐसे कैंसिल होती चीजें, और आपके पास सिर्फ 2 ही टर्म बचते हैं, ऐसा कुछ होता है। लेकिन इसमें हो नहीं रहा है, मतलब या तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में कुछ गड़बड़ दे दी है, फिर पता नहीं, करते हैं ट्राई। सर +5 की जगह अगर +6 होता तो हो जाना था। हाँ, क्वेश्चन में या तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि एक्सप्रेशन इतना टफ बनता नहीं है। जनरली क्या होता है इस क्वेश्चन में, डायगोनली चीजें कैंसिल होती है, 2 ही एक्सप्रेशन बचता है। इसमें पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार इसका सॉल्यूशन देख के मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, बाद में, अभी रहने देना इसको। चलो, सर सॉल्यूशन में सर ये थर्ड टर्म का उन्होंने निकाला ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने इसको ही निकाला ही नहीं है। जी यस सर उन्होंने फर्स्ट 2 का सर शो करके कैंसिल आउट कर दिया। हाँ, तो फिर मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये एक्सप्रेशन में ही कोई गड़बड़ है, क्योंकि थर्ड टर्म के तो फैक्टर बन ही नहीं रहे ना, या फिर इसको सोचना पड़ेगा इसके फैक्टर कैसे बनाना है। इसको अभी के लिए पेंडिंग रहने दो, एक बार मैं क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा, इसमें कोई अगर एरर आ रहा होगा तो फिर मतलब नहीं मेहनत करके, क्योंकि दोनों चीज से फिर आंसर आना चाहिए, या तो जनरल टर्म से निकालो या बिना जनरल टर्म के ऐसे निकालो। दूसरा तरीका क्या है, जनरल टर्म निकाल के फिर वो जैसा आपको मैंने क्लास में सिखाया था अलग अलग करके, ठीक है। चलो, कहाँ तक आ गए थे? 64, ये अभी के लिए पॉज रखते हैं। 65 सर हो गया था। हो गया था। सर हो गया था। हो गया था सर। 66 66 सर बता दो इधर ही। सर थोड़ा बता दो, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा। एक बार बता दो। इसमें एक्चुअली क्वेश्चन टफ इसलिए, मतलब टफ तो क्या, मतलब थोड़ा सा वैसा क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। क्या आ गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर। और आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फिक्स वैल्यू लेता है, ये रेंज में वैल्यू नहीं लेगा, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ फिक्स होगी, और वो फिक्स क्या होगी, कोई ना कोई इंटीजर होगी। मतलब ये स्पेसिफिक आउटपुट ही देगा आपको, ऐसा नहीं देगा कि 0 से π/2, ऐसा आंसर नहीं आएंगे, यहाँ पे कोई ना कोई फिक्स आंसर आएंगे। इसलिए देखो यहाँ पे करली ब्रैकेट में आपको आंसर दिए हुए, और ये भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये भी कोई ना कोई इंटीजर होगा, और उन इंटीजर पे इस पूरे की वैल्यू क्या होगी आपको ये पता करना। तो थोड़ा यहाँ पे प्रिडिक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। या तो ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन की वैल्यू रख के देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने दोनों लिख दिए, 1 + π होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन से जाओ कि एक्स की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, एक तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पे प्रिडिक्ट करो कि इसकी इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो सकती है, और ज्यादा नहीं बनेगी। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स में डोमेन क्या होता है, बताओ? एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 to 1। -1। तो बेसिकली ये जो इनपुट है, ये इंटीजर के नाम पे सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, या तो 0 होगा, या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा। 3 ही तरह के इंटीजर बन सकते हैं, यस यस सर। है ना। साइन इनवर्स एक्स हो या कॉस इनवर्स एक्स हो, अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके इंटीग्रल वैल्यू में 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो -1, या तो 0, या तो 1। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करना। अब आपको एक एक करके ट्राई करना है। जब ये अगर -1 हुआ तो उस एक्स पे ये कितना होगा ये पता कर लेना। जब ये 0 होगा तब ये वाली वैल्यू कितनी आएगी ये पता करना, और जब ये एक्सप्रेशन 1 होगा तब ये कितना होगा ये पता कर लेना। दोनों का डिफरेंस कौन सा एंगल आ रहा है उससे आपको आंसर आ जाएगा। एक ही करके आपको इक्वेट करना है। केस 1 क्या, कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको एक बार आप -1 से इक्वेट करोगे, -1 एक्स की किन वैल्यू को होगा, और जब ये -1 हुआ तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, और उन दोनों पे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स निकाल लेना, पता कर लेना डिफरेंस कितना आ रहा है। एक बार इसको 0 से इक्वेट कर देना, ये 0 कब बनेगा, और उस वक्त ये सेकंड ब्रैकेट कितना आ रहा है ये पता करना, वापस दोनों की वैल्यू आ जाएगी। और एक बार इसको कैसे इक्वेट करना, 1 से। और आपको मैंने एक सिखा रखा है क्लास में, अगर मान लो कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 1 से इक्वेट किया तो बताओ एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, बोलो। ये 1 कब आता है? 1 से 2। अरे यार, यस सर, जब 1 से 2 के बीच x की वैल्यू हो। ये सब सिखा रखा है क्लास में, इतना जल्दी इतना लेट आंसर नहीं आना चाहिए। सिखा रखा है इंटरवल ग्रेटेस्ट इंटीजर की, बोलो। यस सर। यस सर। इसको रिट्राई करना, फिर देखना कौन कौन सी वैल्यूज के सेटिस्फाई कर। यस सर। नेक्स्ट 67 सर हो गया था। हो गया। हो गया था। सबसे हो गया था। 68
सर ये बता दो। ये वाला बता बता। दो सर। चलो एक बार आप लोग ट्राई करो वापिस से, क्वेश्चन डुएबल है, टफ नहीं था। एक बार वापस ट्राई करो, सिखाता हूँ। 68 एक बार सब लोग वापस ट्राई करो। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक एक करके जाओ धीरे धीरे, अंदर अंदर से अंदर। ये जीरो कब होगा, इसके कितने रियल रूट होंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आर द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एवरीवन ट्राई, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, एक बार अपनी तरफ से कोशिश करो, फिर मैं सिखाता हूँ। शायद पूरा पेपर टाइम में, पेपर में टाइम चला जाएगा होगा, तो फिर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कल से स्टार्ट करेंगे फ्रेश। करो कोशिश, एक बार हो जाएगा आपसे। सब्स्टिट्यूशन करो, जो मर्जी है वो अपनी तरफ से एक बार दिमाग लगाओ। स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो अपने आप हो जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करना है, जो 1 से ज्यादा हो। पहले सारे सॉल्यूशन पता कर लो, फिर देख लो 1 से ज्यादा कौन कौन आ रहा है। अपना तरीका सोचना है, सॉल्यूशन वॉल्यूशन मत देखना, ठीक है। चलो करते हैं, बताओ स्टार्ट कैसे करें। आपके मन में जो आ रहा है वो बताओ, सही गलत कोई दिक्कत नहीं है। सर जो ये साइन के एंगल में है, ये जीरो तब होगा जब ये हमारा जीरो के बराबर होगा। अच्छा ठीक है, एक तरीका के साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, जब एंगल या तो जीरो हो या तो पाई हो। ठीक है, जीरो नहीं, पाई पे भी जीरो होता है, तो पाई पे भी जीरो होता है, एन पाई बोल सकते हो। यस सर। उससे जा सकते हो। और कोई तरीका इसके अलावा? एनीवन एल्स? सर जो 2 tan इनवर्स एक्स सर इसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, 2 tan इनवर्स को क्या कह रहा? सर tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर, और सर उसको फिर कॉट में चेंज करके सर कैंसिल कर। ठीक, उससे भी कोशिश करते हैं एक बार, दोनों तरीके सोचते हैं एक बार देखो सब लोग। सबसे पहले इस अंदर वाले एंगल को मान लो थीटा मान लिया, तो अगर आपको इससे करना है, एक बार इससे देखते हैं इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इस अंदर वाले एंगल को मैं थीटा मान लूंगा, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू x के बराबर आ जाएगी।
ठीक है, तो आपका तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास, कॉट ऑफ 2 थीटा। अंदर क्या बचेगा, इसको थीटा मानोगे तो कॉट 2 थीटा बचेगा, हाँ है ना। यस अब tan थीटा x के Yes, बराबर है, कॉट 2 थीटा को x के टर्म्स में अगर निकालना है तो काम बन जाएगा। तो कॉट 2 थीटा को tan थीटा के टर्म्स में कैसे लिखें, कॉट 2 थीटा को क्या लिखते हैं, 1/tan 2 थीटा। यस और tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा के टर्म्स में 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यस ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो मैं बेसिकली क्या करूं, इसको x के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। इससे देखना फायदा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, देखते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो इस पूरे की वैल्यू अगर इसको मैं थीटा मानूं तो कॉट 2 थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। क्लियर है। यस सर तो यहां से क्वेश्चन तो मेरा यहां तक आया, क्या आया, बाहर साइन था, अंदर 2 था, फिर कॉस इनवर्स के अंदर ये जो एक्सप्रेशन, इसको थीटा माना तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू ये आ गई। इसको थीटा माना तो ये क्या है, कॉस 2 थीटा है ना, ये पूरा क्या है, कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करें बताओ, इसको और कैसे सिंप्लीफाई करें, बोलो। सर कॉस को साइन के टर्म में निकाल लें। नहीं, ये 2 भी आ ठीक रहा है, हाँ ये प्रॉब्लम 2 दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको एक एंगल मान लो नया फाइव, जैसे यहाँ पे भी तो 2 को तो हटाया हमने, इस वाले भी तो 2 को हटाया, कैसे हटाया, उसको थीटा मान के हटाया। इसको मान लो मैंने क्या मान लिया, 5 मान लिया। किसको मान लिया 5, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन 2x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई ना कोई एंगल होगा तो 5 मान लिया। तो यहाँ से cos 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन बन गया क्या, साइन ऑफ 2 5। यस सर यस। ठीक है, अब क्या साइन 2 5 को मैं cos 5 के टर्म्स में लिख सकता हूँ, यस सर कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, सर 2 sin 5 cos 5। 90 माइनस साइन 2 लेकिन उसमें फिर साइन थीटा आएगा, साइन 5 कैसे निकालोगे, आइडेंटिटी लगा तो देखा यहाँ पे cos 5 है, cos 5 की मदद से sin 5 निकालो। कैसे निकालोगे sin 5, sin 5 आ जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर 5। sin स्क्वायर 5 को क्या लिख लोगे, 1 माइनस cos स्क्वायर 5। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा लेंदी जा रहा है लेकिन हो सकता है इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ से sin 5 की वैल्यू आ जाएगी। फिलहाल के लिए पॉजिटिव ले रहा हूं मैं अंडर रूट के अंदर, क्योंकि 0 से इक्वेट करना वैसे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से sin 5 आ गया। देखो sin 2 5 को क्या लिखोगे, 2 sin 5 इंटू cos 5। sin 2 5 को क्या लिखोगे, 2 sin 5 इंटू cos 5। ये कितना हो जाएगा, 2 sin 5, sin 5 मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये, और cos 5 कितना है, इक्वल टू 0। इसको 0 से इक्वेट करना था। अब इसको सॉल्व करना होगा। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको, बोलो। एक तरीका ये जो आप लोगों ने बोला यस कि सर एक एक करके एंगल को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले अंदर थीटा माना, cot 2 थीटा बना, तो cot 2 थीटा को tan थीटा के टर्म्स में लिख दिया। फिर cos इनवर्स के अंदर जो एंगल आया उस पूरे cos इनवर्स को अपन ने 5 मान लिया। फिर cos 5 की वैल्यू निकली, फिर अपन को sin 2 5 निकालना था। sin 2 5 की वैल्यू cos और sin के टर्म्स में निकाली, तो पूरा एक्सप्रेशन x के टर्म्स में आ गया। अब इसको सॉल्व करके x के सॉल्यूशन पता करने और फिर देखना x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कम हो। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या, अब स्टेप बाय स्टेप जाओ। अब अपन अंदर से बाहर की तरफ गए, अपन ने क्या करा, अंदर से एंगल मानते मानते बाहर तक की तरफ सिंप्लीफाई किया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप एक सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो। ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, साइन ऑफ 2 cos इनवर्स cot ऑफ 2 tan इनवर्स x, ऐसा कुछ दिया हुआ है और ये 0 के बराबर है। अब साइन ऑफ कोई भी एंगल
जीरो कब होता है? जब ये n पाई का मल्टीपल, आपको मैंने सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री में, साइन के n पाई के हर मल्टीपल पे साइन क्या होता है? जीरो होता है। तो ये वैल्यू n पाई के बराबर कर दो, तो ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स x, ये आपका किसके बराबर आ जाएगा? n पाई के बराबर। 2 उधर चला गया, तो अब यहाँ से क्या आया? अब यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया। पहले ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करा कि साइन की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है? n पाई पे। साइन की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है? n पाई पे। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्या आ गया कि cos इनवर्स ऑफ समथिंग इज n पाई बाय 2। अब पर मुझे पता है कि cos इनवर्स की रेंज क्या होती है? व्हाट इज द रेंज ऑफ cos इनवर्स? 0 to pi. 0 से पाई, 0 to pi. 0 to pi. 0 से पाई, और ये बोल रहा है कि cos इनवर्स ऑफ समथिंग n पाई बाय 2 के मल्टीपल है। अब n पाई बाय 2 के मल्टीपल हो कौन कौन से सकते हैं? n को 0 रखोगे 0 आ सकता है, n को 1 रखने पे पाई बाय 2 आ जाएगा, और n को 2 रखने पे क्या आ जाएगा? पाई। बस ये तीन ही तो पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा Yes, कोई sir. पॉसिबिलिटी है क्या? क्योंकि n हमेशा आपका क्या है? n पाई में जब मैं n बोल रहा हूँ, n क्या इंटीजर है ना, n इज व्हाट? इंटीजर। जब भी मैं बोल रहा हूँ साइन Yes, 0, sir. तो यहाँ पे n क्या है? इंटीजर है। n आपका क्या है? इंटीजर। तो यहाँ के n की तीन ही वैल्यू पॉसिबल है, 0, 1 एंड 2। अब आप तीन केसेस बना सकते हो कि cos इनवर्स की वैल्यू या तो इस एंगल पूरे की वैल्यू 0 के बराबर हो, इस पूरे cos इनवर्स की वैल्यू पाई बाय 2 के बराबर हो, या फिर इसकी वैल्यू पाई के बराबर। तो 0 कब होगा? इनपुट जब आपका कितना हो? 1। पाई बाय 2 कब होगा? जब इनपुट 0, और पाई कब होगा? जब इनपुट -1। तो इन तीनों को फिर अलग अलग सॉल्व करो। दूसरा तरीका ये आपका हो गया मेथड नंबर 2। इसमें तीन केसेस बनाना पड़ेगा। दोनों मेथड थोड़े थोड़े समझ में आए कि नहीं आए? Yes, sir. I बोलो। am. Yes, sir. अंदर से बाहर की तरफ गए हम, एक बार थीटा माना, एक बार फाई माना। दूसरे मेथड में पहले ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी, फिर वापस सब एक स्टेप और ऐसे आगे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन काफी अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अगर इनको प्रॉपर्ली टाइम देके सॉल्व करोगे ना, मजा आना चाहिए। मैं पूरा सॉल्व अगेन नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में अगली क्लास में फिर से पूछना, ठीक है? चलो इस पेज पे आ गए 69। अब देखो बहुत सी बार क्या होता है, पीछे मैंने आपको कहा था जेई के पेपर में भी स्टार्टिंग में मान लो क्वेश्चन इजी है, फिर बीच में टफ दे दिए, फिर लास्ट में वापस आसान दे दिए। बहुत सारे बच्चे आखिरी तक पहुंच ही नहीं पाते, छोड़ ही देते पेपर ही, क्या हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन पीछे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान भी थे। 69 हुआ या डाउट है? Sir, हो गया था. हो गया था, सबसे हो गया था। Yes, sir. 70 अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री Sir, होगी, ये भी हो गया था. ये भी हो गया था। क्लास में से ऐसे ले रखे हैं, Yes, sir. है ना? क्लास में से क्वेश्चन भी करवा रखे हैं मैंने डोमेन वाले। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 71, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। हुआ क्या डाउट है? सर करवा दीजिए। क्वेश्चन काफी मतलब क्वेश्चन फंडामेंटल बेस्ड था। अगर इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये हमेशा हो जाएगा। देख लो एक बार, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। आपको इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स पता करनी है, इसकी एक्स की कितनी इंटीग्रल वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। इसको मैं अलग से नए पेज पे करता हूँ। इनइक्वालिटी में आपको मैंने बताया थी, ये जब भी इनइक्वालिटी में कोई चीज अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? No, sir. ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी कभी भी इनइक्वालिटी में कुछ फर्क करेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव क्वांटिटी ऐसी चीज है, अगर उसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो भी पॉजिटिव ही रहना है, और उसको अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो भी नेगेटिव ही रहना है। तो अगर इनइक्वालिटी में कोई भी चीज अगर हमेशा पॉजिटिव है तो वो कभी भी साइन चेंज नहीं करेगी, उसके रहने या रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ Yes, sir. पे यही बस ऑब्जर्व करना था कि कौन कौन सी चीजें कैसी है। पहला एक्सप्रेशन दे, पहला तो है e की पावर x माइनस 1। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो इसको अभी छेड़ते नहीं है। सेकंड एक्सप्रेशन के बारे में बता सकते हो क्या? sin x माइनस 2 के बारे में बोलो। सर ऑलवेज ये नेगेटिव। कैसा होगा? सोच के बताओ। Sir, Sir, always negative. ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव, Always. कारण क्यों? कारण समझो। sir, उसकी रेंज X की वैल्यू 1 वन के बीच में होते हैं। sin x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। sin x आपका जो होता है वो -1 से 1 के बीच में, और ऐसे नंबर जो -1 से 1 के बीच में मैं 2 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव में। एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव होगा।
क्यों? क्योंकि देखो साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, उसमें तो अगर 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा? ऑलवेज नेगेटिव। जो नेगेटिव इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लेके इसको क्या लिख रहा हूँ? 2 माइनस साइन एक्स। अगर अब ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन लीजिए, यस सर। ठीक है। यस अगला ब्रैकेट, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसके तो फैक्टर बना लो, इसके फैक्टर बना लियो, नीचे आ जाते हैं। डिनोमिनेटर पे एक्स स्क्वायर है तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से भी वापस माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बच्चे की क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और एक लास्ट फैक्टर ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या करा? एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लिया। अब देखो ध्यान, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? इसमें से माइनस कॉमन लिया और इसमें से माइनस कॉमन लिया, इतना ही किया है। बोलो। यस सर, आ गया। आगे सर। अब जो चीज इसमें ऑलवेज पॉजिटिव है उनको पहले हटा देंगे। देखो ध्यान से, 2 माइनस साइन एक्स -1 से 1 के बीच में लाई करता है तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको मुझे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का जो टर्म है ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको भी कंसीडर करने की, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस वो देख लेना, x नॉट इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक के बारे में आप बता सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक के बारे में आप क्या बोल सकते हो? फिर इसको भी हटा देंगे, क्यों हटा देंगे? फिर इसका डिस्प्लेसमेंट लेस देन 0। पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं वापस से डील करूं, इसका पहले a देखो, लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0, इसका d क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो अगर a पॉजिटिव d नेगेटिव, इसका मतलब d नेगेटिव मतलब नो रियल रूट, a पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला, मतलब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा, यस सर। x एक्सिस के ऊपर होगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें y ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन 0, ये भी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। ये मैंने क्वाड्रेटिक में आपको बताया था कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव a पॉजिटिव हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं ये 3 एक्सप्रेशन तो हट ही गए, इनसे कोई मतलब नहीं। जो बचे हुए एक्सप्रेशन है बस उनको प्लॉट कर दो। जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव हो तो कभी दिक्कत ही नहीं देगी, बस यहाँ पे ध्यान रखना है 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 0 पे मैं अभी हाथों हाथ ओपन ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो क्योंकि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके रूट्स को प्लॉट कर देते हैं। सबसे पहले क्या है? e की पावर x माइनस 1, तो ये 0 कहाँ पे होगा? इसको 0 से इक्वेट कर दो सर 1 पे x इक्वल टू 0 पे होगा। 0 पे। इस पूरे की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी? x इक्वल टू 0 पे। x को 0 रखोगे तभी तो 1 आएगा, तो इसका रूट क्या है? 0, तो 0 ऑलरेडी प्लॉट कर रखे हैं। बच्चे हुए रूट क्या है? 1 और 4, तो 1 और 4। देखो इसका रूट क्या आया? x को 0 रखने पे ये 0 बनेगा ना, अपन रूट को प्लॉट करते हैं ना, इसका रूट क्या है? 0, तो 0 को ऑलरेडी हम प्लॉट कर चुके हैं। अब एक 1 को प्लॉट कर लेते हैं, दूसरा 4 को प्लॉट कर दिया, इसका भी काम हो गया। नीचे क्या है? फैक्टर -3/2, डिनोमिनेटर में इसलिए ओपन ब्रैकेट -3/2। और कोई बच्चा है क्या? बोलो। नो सर। अब साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। e की पावर x माइनस 1 के बारे में आप क्या बोलोगे? ये कहां पे ब्रेक हो रहा है? 0 पे। अगर x की वैल्यू 0 से कम हुई, x की वैल्यू क्या हुई? 0 से कम। देखो e की पावर x का ग्राफ ये होता है, ये ग्राफ है y इक्वल टू e की पावर x का। अगर x की वैल्यू 0 से कम हुई तो ये वैल्यू 1 से छोटी होगी। e की पावर x की वैल्यू 1 से क्या होगी? छोटी। 1 से छोटी मतलब ये नेगेटिव होगा, ये एक्सप्रेशन आपका क्या होगा? नेगेटिव। अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, और x की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है 0 पे ब्रेक हो रहा था, तो 0 से अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो ये नेगेटिव आएगा, 0 से ज्यादा में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। अब देखो 4 से ज्यादा में क्या होगा? सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, है ना? सबके सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव। 4 से कम में ये नेगेटिव हो जाएगा, बाकी लेकिन सब अभी भी पॉजिटिव रहेंगे, तो एक नेगेटिव के कारण पूरा वापस नेगेटिव हो जाएगा। 1 से कम में ये दोनों नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव के वापस क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। 0 से कम में ये नेगेटिव, तो तीनों नेगेटिव, तो वापस क्या हो जाएगा? 3 बार नेगेटिव। प्लस माइनस प्लस ही चलेगा वैसे तो। अब आपको क्या चाहिए था? लेस देन इक्वल टू 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। -3/2 से 0 यूनियन 1 से 4। बताओ
जो चीज पॉजिटिव थी उनको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, वो कभी आपके एक्सप्रेशन को कुछ छेड़खानी करेगी। क्या बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब उन्होंने जो क्वेश्चन में खेल के किया, इस एक्सप्रेशन को पुटअप कर दिया, जिससे बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन को छोड़ दिया इस एक्सप्रेशन से डर के, क्या यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आ गई। लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन है वो ऑलवेज पॉजिटिव था। उसमें से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो मुझे तो बाकी चीजों से मतलब था, जो जिनका साइन चेंज हो रहा था उन जहां पे साइन चेंज हो रहा है वो पॉइंट मैंने पुटअप कर दिए, जिसके अबाउट साइन चेंज हो रहा है फिर प्लस माइनस प्लस कर दिया। क्या आपको ये समझ में आया? यस यस। यस सर। एक बार रीट्राई वापस करना। अब इस इंटरवल में देख लेना कि क्या क्या इंटीजर्स आ रहा है, वो तब आप आसानी से निकाल सकते। कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं ये आपको पता करना है। नेक्स्ट 72 से लेके 75 में। सर 72। 72। यस सर 72। अच्छा, उसके पहले मैं नीचे वाले फटाफट देख लेते ताकि वो लास्ट में कर लेंगे। मुझे बताओ ये 73 हुआ था? यस सर, हो गया। कैसे किया? सर कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। हाँ वेरी गुड। इसको डायरेक्टली कॉस इनवर्स में ही बदल दो, क्योंकि आपको पता देखो यहाँ पे साइन इनवर्स दिया हुआ है और यहाँ पे पाई/2 दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का आंसर पाई/2 कब आता है? जब ये वैल्यू सेम हो। यस सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पता है आइडेंटिटी क्या होती है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ सेम एक्स, अगर ये दोनों इनपुट सेम है तो आंसर क्या आता है? पाई/2 आता है। तो सबसे पहले इसको कॉस इनवर्स में बदल दो। इसको कॉस इनवर्स में बदलना आसान है। इसको डायरेक्टली कॉस इनवर्स में क्या लिख सकते हो, बता दो? 3/5। 3/5। ठीक है, तो अब साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स पाई/2 कब आएगा? जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या कर दोगे, x/5 की वैल्यू 3/5 की क्या होगी? बराबर। ये रे यस सर। x इक्वल क्वेश्चन नंबर 74 बताना। सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट बी में 6 एलिमेंट है, नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये 0। अच्छा सीखो, इसको भी बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया था, लेकिन डुएबल क्वेश्चन था। सेट ए में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। सेट बी में 6 एलिमेंट है। सबसे पहले बोला नंबर ऑफ 1 1, तो 1 1 तो बहुत सारे बन जाएंगे। 1 1 में तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, 6p5, या फिर आपको पता भी है कि पहले वाले के 6 ऑप्शन, दूसरे वाले के लिए 5 ऑप्शन, इसके लिए 4 ऑप्शन, इसके लिए 3 ऑप्शन, इसके लिए 2 ऑप्शन। तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2, तो नंबर ऑफ 1 1 पता चल जाएंगे। लेकिन ऑन टू के लिए कैसे करो? और 1 1 के साथ ऑन टू भी होना जरूरी है। तो क्या कभी इसमें ऑन टू बनेंगे? नो सर। ऑन टू पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल कारण क्यों है कि मान लो आप हर एलिमेंट को अगर मान लो अलग अलग एलिमेंट के साथ भी जोड़ दोगे, हर एलिमेंट को मान लो आप अलग अलग एलिमेंट के साथ भी जोड़ दोगे, तो 5 एलिमेंट मान लो मैक्सिमम 5 के साथ ही जोड़ सकते हैं। एक एलिमेंट हमेशा खाली रह जाएगा, कोई भी एक एलिमेंट हमेशा खाली रह जाएगा, है ना? हमेशा एक एलिमेंट खाली रह जाएगा। इट इज नेवर 1 1, नेवर ऑन टू, सॉरी। तो जब भी आपके पास सेट बी में सेट ए से अगर ज्यादा एलिमेंट आ जाए तो कभी वो ऑन टू बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपका हर एलिमेंट मान लो हर अलग अलग एलिमेंट के साथ भी जुड़, एक एलिमेंट है एक ही के साथ ही जुड़ सकता है फंक्शन में, एक से ज्यादा बार जुड़ भी नहीं सकता। तो इनपुट वाले सारे एलिमेंट अगर आउटपुट के साथ जुड़ भी गए तो भी हमेशा एक एलिमेंट हमेशा खाली रहेगा ही। क्लियर है? बोलो। यस सर। इसमें कभी ऑन टू बनेगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। थर्ड वाले में बेस सेम बना देना। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो? 3 की पावर होल एक्सप्रेशन बाय 2, और उसको लिख दोगे 3 की पावर -2। दोनों पावर को कंपेयर कर लेना, ठीक है? आंसर आ जाएगा। ये भी डुएबल क्वेश्चन। एक चीज बस मुझे यहाँ पे एक ऐड करनी है इस क्वेश्चन में। अगर मान लो, मुझे एक चीज बता, सेट ए में मान लो सेट ए में और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मान लो 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी और ई। आप मुझे बता सकते हैं नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? सर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए, वो कितने होंगे? सोचो। सर 5 फैक्टोरियल। हाँ 5 फैक्टोरियल। जो भी आपके फंक्शन 1 1 होंगे वो सारे के सारे ऑन टू ही होंगे, है ना?
यस सर। Yes, sir. जितने भी फंक्शन आपके 1 1 होंगे, बेसिकली 1 1 के हर एलिमेंट हर एक के साथ जुड़ जाएगा, तो कोई भी खाली कभी रहेगा ही नहीं। जितने नंबर ऑफ 1 1 होंगे उतने नंबर ऑफ ऑन2 ही होंगे। इसका आंसर क्या जाएगा? 5 फैक्टोरियल। तो एक बार सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लो। इफ सेट ए में n एलिमेंट है और सेट बी में भी n एलिमेंट है, देन लिख लो फॉर्मूला सब लोग। देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 1 1 प्लस ऑन2 दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर सेट ए और सेट बी में n एलिमेंट, टोटल कितने बाइजेक्टिव पॉसिबल है? n फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बाइजेक्टिव कितने हो जाएंगे? n फैक्टोरियल। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अबे वो लास्ट क्वेश्चन उसको करना है। कौन बताएगा? इसको मैं अलग पेज पे लेगा, तब तक सोचो, रेंज निकालना है। इस एक्सप्रेशन की आपको रेंज बता करनी है। करो ट्राई एक बार। क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा चीजों को मैनिपुलेट कर। नीचे वाला एक्सप्रेशन ऊपर क्रिएट हो रहा है, अब सोचो नीचे वाला एक्सप्रेशन ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करो, फिर अलग अलग करो। करो ट्राई, क्योंकि देखो नीचे वाले के सेम एक्सप्रेशन ऊपर है। एवरीवन ट्राई नाउ अगेन। आप देखो पेपर डिस्कशन से कितना फायदा होता है ना? बोलो। Yes. यस सर। लेकिन ये फायदा तब होता है जब आपने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया हो एग्जाम में, और एग्जाम के बाद वापस से री अटेम्प्ट किया और फिर क्लास में अटेम्प्ट किया। डायरेक्टली सॉल्यूशन से देख लोगे या फिर डायरेक्टली बिना पेपर अटेम्प्ट करना होगा तो आपके 1.5 घंटे वेस्ट है। ये उन बच्चों को फायदा देगा सबसे ज्यादा, और लॉन्ग टर्म तक याद भी तभी रहेगा जब आपने पेपर एग्जाम में अच्छे से दिया हो, वो गलतियां याद रखी हो, फिर घर आने के बाद वापस से उन क्वेश्चन को री अटेम्प्ट किया विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, और फिर तीसरी बार क्लास में अटेम्प्ट किया, तब जाके इस पेपर का सबसे मैक्सिमम फायदा होगा। तो अगली बार आपको ध्यान रखना है, कभी भी पेपर डिस्कशन हर बार होगा ही मंडे को, तो आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देखना है। तो पेपर डिस्कशन क्लास के पहले उसको 2 बार 3 बार ट्राई करो खुद से क्लास के पहले, और फिर क्लास में टीचर के साथ डिस्कशन करो, तो आपका मैक्सिमम फायदा होगा। पहली बार अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगली बार आप ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, नीचे जो एक्सप्रेशन था यहाँ पे, जो शुरू के 3 कोफिशिएंट ऊपर पे क्रिएट हो रहा है, अगर ऊपर से 2 कॉमन ले लो, Yes, sir. है ना, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये वापस दिख जाएगा 49 अलग से दिख दीजिए। अब मुझे 23 भी चाहिए, तो 23 तो आसानी से क्रिएट कर सकते हो, ब्रैकेट के अंदर ही प्लस माइनस 23 कर देना। तो 2x⁴ माइनस 7x स्क्वायर माइनस 4x, एक 23 ऐड किया और 23 सब्सट्रैक्ट करा, तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा बाहर? -46। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना लॉजिक लगा सकते हो। यहाँ पे 23 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होकर बाहर 46 बन के बाहर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes. ठीक है, ये अब छोटी छोटी मैनिपुलेशन आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बनो इन सब में। अब जब इसको अलग अलग कर दोगे, इस एक्सप्रेशन को पूरे से डिवाइड करेंगे, तो देखो ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 3 अपॉन x⁴ माइनस 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 23। अब डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आ गया, x⁴ माइनस 7x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 है और ये। अब इस डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन के बारे में अगर हम प्रिडिक्ट कर लें कि ये कैसा है, क्या ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है, या इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल ले, तो अपन इस पूरे y के बारे में प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। अब मेरा टारगेट, सबसे पहले मैंने क्या करा, अजीब सा एक्सप्रेशन दिया हुआ था, लेकिन उसमें एक फायदा चीज क्या थी, नीचे वाले सेम एक्सप्रेशन ऊपर था, बस 2 से मल्टीप्लाई था, तो ऊपर से 2 कॉमन लिया,
नीचे वाला एक्सप्रेशन ऊपर क्रिएट किया और अलग अलग कर लिया, यहाँ तक हम आ गए। यहाँ तक किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो प्लीज अभी पूछ लो, एनीवन, कोई भी डाउट हो, किसी को कोई स्टेप में डाउट हो यहाँ नो तक? सर, नो सर, नो सर। अब आपको थोड़ा सा डिनोमिनेटर के बारे में सोचना होगा कि इसको कैसे हम सोचें, ये कैसा है, इसके ज्यादा फैक्टर बनाओ या इसको कुछ फैक्टर कुछ बन रहा है क्या? बताओ। देखो मैं टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो मेरे लिए प्रिडिक्ट करना आसान है। कभी भी ऐसे एक्सप्रेशन आए ना, ये देखो मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना, ये आपको चीजें सिखा रही है, आपको आगे के लिए जेई के लिए तैयार कर रही है। क्या बोला मैंने आपको, ये लाइन आपके लिए आगे जाके काम आएगी। कि ऐसा एक्सप्रेशन आए और मुझे रेंज पता करनी है, मुझे क्या पता करनी है कि इसकी रेंज, इसकी वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। परफेक्ट स्क्वायर अगर बना लूंगा तो प्रिडिक्ट कर पाऊंगा कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है। और तो तरीका, इसके फैक्टर तो दिख नहीं रहे, ना फैक्टर बना पाऊंगा। फैक्टर नहीं बना पाऊंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बना के देखता हूँ, ताकि इससे आइडिया लग जाएगा कि कहां से कहां तक इसकी वैल्यू लाई कर रही है। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में आपको काम आएगा आगे तक। कभी कभी रेंज पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना के भी रेंज निकाल लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है मतलब ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जो बचा हुआ टर्म है वो पता चल जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या लॉजिक लगा है, क्योंकि यहाँ पे -4x आ रहा है। अब -4x का टर्म एक तो क्रिएट करना है और दूसरा x की पावर 4 का टर्म क्रिएट करना है। तो ये कैसे क्रिएट हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और x³ का टर्म है ही नहीं, मतलब कहीं भी x³ का टर्म है ही नहीं, तो x³ का टर्म रखना ही नहीं आता। ठीक है, तो एक तो चीज मुझे ये पता, देखो x की पावर 4 कैसे क्रिएट होगा, x² का स्क्वायर करना पड़ेगा, आया ना। x² के साथ किसी ना किसी का स्क्वायर करना पड़ेगा तो पावर 4 क्रिएट होगी, बोलो। यस सर। अच्छा, दूसरा -4x कब क्रिएट होता है, जब किसका स्क्वायर हो। -4x किस में आता है, याद करो। x-2 का होल स्क्वायर। x-2 के होल स्क्वायर में आता है, यस सर। बोलो, है ना। यस सर। यस अब सर। देख लेते हैं टर्म क्रिएट हो रही है और कौन सी टर्म बच रही है। अब देखो यहाँ से आपके पास x² आएगा, यहाँ से क्या टर्म आएंगे वो देख लेते हैं। x² का टर्म आएगा, -4x का टर्म आएगा और एक आएगा +4। कांस्टेंट से दिक्कत नहीं, कांस्टेंट तो मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा में क्या है, x², लेकिन मेरे पास क्या था क्वेश्चन में, -7x², बोलो। यस सर। है ना, मुझे तो क्या चाहिए, -7, तो यहाँ पे और क्या ताकि -7 क्रिएट हो। इस x² में क्या ऐड करूं ताकि -7 क्रिएट हो, बताओ। यहाँ पे क्या -8। सर स्क्रीन पॉज हो गई। नेटवर्क चला गया क्या, स्क्रीन ही दिख रही। वेट। हेलो, अभी आवाज आ रही है? सर Yes, स्क्रीन sir. स्क्रीन। ठीक है, शायद मेरे नेटवर्क का इशू आ गया, बारिश तो टाइम से आपको आ गई अभी नहीं आ रही है। चलो इसको घर पे ट्राई करता हूँ। यस। ठीक है, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के अलग करना है। ठीक है, लगभग तो बताइए, बस लास्ट स्टेप ही है, इनका सॉल्यूशन से एक बार मैच कर लें। क्लियर है? ठीक। यस सर। यस सर। आज इतना ही रखते हैं। आज अपना क्लास पूरा टाइम टेस्ट डिस्कशन में चला गया। अगली क्लास में हम वाली क्लास में बेसिकली मैट्रिसेस से स्टार्ट